हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। रेलवे ग्रुप डी कैंडिडेट्स के लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। यह जो पैटर्न है आप लोगों के सामने, यह डिटेल एनालिसिस करने के बाद तैयार किया गया है। तो अपने आप में हर एक प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत करना क्योंकि इस बार ग्रुप डी की परीक्षा में आप लोगों को मैथमेटिक्स का सेम टू सेम यही पैटर्न देखने को मिलेगा। इसे तैयार करने में 3 से 4 दिनों का समय लगा है। डिटेल एनालिसिस करने के बाद मैंने इस पेपर को तैयार किया है आप लोगों के ह्यूज डिमांड पे। तो आप लोग इसके इंपॉर्टेंस को समझना क्योंकि आप लोगों से दावा है यूट्यूब पे आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का इतना इंपॉर्टेंट और यूनिक सेट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट सेट आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझना, 2022 के लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित यह सेट है क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के डिटेल एनालिसिस करने के बाद उसके बाद मैंने देखा 2022 में टीसीएस जो एग्ज़ाम एसएससी का कंडक्ट कराया है उसमें वो लोग किस टाइप के पेपर को पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा 2018 में जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उन तीनों एग्ज़ाम में क्या कॉमन रहा है, साथ ही साथ एग्ज़ाम का पैटर्न किस रूप में बदलता आ रहा है, उस पर मैंने इस सेट को तैयार किया है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को करते जाना क्योंकि एक सेट ही काफ़ी है आप लोगों को ग्रुप डी में जॉब दिलाने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का सेम पैटर्न दिखेगा। आप लोग इस तरह के एटलीस्ट प्रश्नों को कर जाओगे तो आप लोग आसानी से वहाँ पे कर सकोगे, समय अपना बचा सकोगे। फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना क्योंकि इस वीडियो पे 1K लाइक का टारगेट रखा गया है। तो आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आए, हमारे द्वारा तैयार किया हुआ प्रश्न पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक करना। फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हम लोग सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है एक्स वाई से 20% अधिक है और जेड कोई संख्या है जो कि एक्स और वाई के सम से 9.1/11% कम है, तो जेड एक्स से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है यह आपको बताना है। तो देखो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, इस 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे, यानी कि आप लोग कहते हो 20% को हम लोग 1/5 के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पे यदि हम लोग मान लो बेस को हमने 5 को हमने y के बराबर माना क्योंकि यहाँ पे कह रहा है y से 20% अधिक x है। यदि यहाँ पे y 5 यूनिट के बराबर है तो x कितना है, 1 यूनिट बढ़कर 6 यूनिट के बराबर है x हमारा, क्योंकि 1 यूनिट ज़्यादा है y से। तो हमारा हमने यहाँ पे देखा x 6 है तो y हमारा 5 है। अब कह रहा है कोई संख्या z है जो कि x और y से, अब देखो z कोई संख्या है वो x और y यानी कि x y का सम कितना हो जाएगा आप लोग को 6 और 5 यानी कि 11 से 9.1/11% कम। अब 9.1/11% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होगा आप लोग को, फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 के बराबर होता है। तो हमने देखा 11 का 1/11 यानी कि 1 यूनिट के बराबर है, यानी कि z जो है वो x और y के सम से 1 यूनिट कम है। अब आप लोग कहोगे x और y का सम कितना है, आप लोग कहोगे 11 यूनिट के बराबर था हमारा वो, और z जो है 1 यूनिट उससे कम है क्योंकि यहाँ हमने परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करके फाइंड कर लिया कि कितना यूनिट एक्चुअली में कम है। तो हमने देखा z जो है वो 1 यूनिट कम है x और y के सम से। तो यहाँ पे z कितना हो जाएगा आप लोग को 11 यूनिट से 1 कम हो जाएगा यानी कि 10 यूनिट के बराबर हो जाएगा। अब एग्जामिनर आपसे जानना क्या चाह रहा है, आप लोग कहोगे वो हमसे जानना चाह रहा है जो z x से कितना कम या ज़्यादा है प्रतिशत में। आप लोग कहोगे z जो है वो 10 यूनिट के बराबर है। ध्यान से आप लोग समझना, यहाँ पे बहुत सारे छात्र मिस्टेक कर देते हैं, प्रश्न को सॉल्व करके भी वो गलतियाँ कर देते हैं। आपको गलतियाँ नहीं करनी। z है 10 यूनिट के बराबर, x से 6 यूनिट के बराबर, तो 6 यूनिट से 10 यूनिट यानी कि z कितना अधिक या कम, आप लोग कहोगे 4 यूनिट अधिक हो पा रहा है। किससे, तो x से, x कितने यूनिट 6 इंटू 100% निकालने के लिए आप लोग जब सॉल्व करते हो 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि 200/3% आ गया आपका आंसर। किस ऑप्शन में है आप लोगों को 200/3 यानी कि 66.66%। किस ऑप्शन में है आप लोग को, ऑप्शन फर्स्ट में है। तो यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का राइट आंसर है। आप लोगों को सेम पैटर्न पे एक सवाल ग्रुप डी के एग्जाम में दिखेगा तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लो और आप लोग कुछ परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना भी जान लो। देखो यदि मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ और उसे आप लोग याद रखना। यदि हमें यहाँ पे 9 होल 1/11% गिवन है तो आप लोग इसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हो, आप लोग को हो 11 × 9 99 + 1 यानी कि 100/11
11 और परसेंट का मतलब क्या होता है आप लोगों को परसेंट यानी कि 1/100। तो यहाँ से आप लोग जब सॉल्व करोगे 100 से 100 गया और हमारा क्या आ गया वैल्यू 1/11 के बराबर। तो यही हमने यहाँ पे मान लिया था, फ्रैक्शन हमें याद था तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट पुट किया। आप लोगों को भी याद होना चाहिए, याद नहीं है तो आप लोग यहाँ पे एग्जाम में इसे भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में जैसे आप लोग करोगे वहाँ आपका समय मारा जाएगा, इसलिए आप लोग याद रखना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग अपना स्कोर जो है वो काउंट करते रहा करो, आप लोग वीडियो को पॉज कर दिया करो पहले, और आप लोग प्रश्न को लगा के अपना जो आंसर है आप लोग यहाँ पे कमेंट कर दिया करो, और लास्ट में आप लोग काउंट करके बता देना कि आप लोगों के 25 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। ईमानदारी पूर्वक आप लोग अपना स्कोर शेयर करना। फिर चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, सबसे पहले आप लोग प्रश्न को पढ़ोगे। आपसे कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 50 है और उनका गुणनफल 525 है, तो दोनों संख्याओं का लॉस हो यानी कि एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना है। देखो हमने एक संख्या को x माना और दूसरी संख्या को हमने y माना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का योगफल 50 है, तो हमने x प्लस वाई को 50 के बराबर कर दिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में कह रहा है दोनों का गुणनफल यानी कि x इंटू वाई जो है वो 525 के बराबर हमें यहाँ पे गिवन है, हमने इसे सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x और y का जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे और दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग देखो, या तो आप लोग इसे फार्मूला से कर लो, x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई, और एक्स वाई यदि आपको गिवन है तो हम लोग वहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा, आप लोग कहोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab वाला, या तो फिर सेकेंड जो स्मार्ट अप्रोच होता है इस टाइप के प्रश्नों में आप लोगों को हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ आना चाहिए। तो आप लोग यदि ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 50 है, वैसे कौन से दो नंबर हैं जिसका सम 50 के बराबर है और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने में 525 आएगा। तो देखो हम लोग यह तो आसानी से समझ गए कि वह जो नंबर है उन दोनों के लास्ट में 5 आना ही आना चाहिए, क्योंकि तभी दोनों का मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में यहाँ पे 5 आएगा। तो हमने देखा 50 में यदि हम लोग 35 और 15 को, एक संख्या 35 मानते हैं दूसरी को 15 मानते हैं, तो दोनों को यदि सम करेंगे तो 50 आएगा, और दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 525 आएगा। तो आप लोग को बिल्कुल 525 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि एक जो संख्या है x वो 15 के बराबर है और यहाँ पे y जो है वो 35 के बराबर है। अब आपसे जो भी पूछे निकाल दो, वो आपसे जानना क्या चाह रहा है, तो दोनों का एलसीएम वो मुझसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 और 35 का। आप लोग कहोगे दोनों का एलसीएम हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो कई सारे तरीके हैं, मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग या तो बड़ी संख्या का टेबल तब तक पढ़ोगे जब तक कि वो बाकी दोनों से डिवाइड ना हो जाए। तो अब आप लोग कहोगे यदि हम लोग उसका टेबल 35 का पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या 35 15 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 2 बार पढ़ेंगे। 70 70 जा रहा है 15 से, नहीं, तो 3 बार पढ़ेंगे, क्या हो रहा है 105 105 जा रहा है। आप लोग कहोगे 105 15 से भी जा रहा है 35 से भी जा रहा है, यानी कि हमारा जो यहाँ से आंसर बना यानी कि एलसीएम जो बना वो 105 बना। ऑप्शन नंबर सी ये है इस प्रश्न का सही जवाब। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आप लोग इस तरीके से किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। आप लोग अपना आंसर जो है वो कमेंट करते रहा करो। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का या काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कवर कराने का निश्चय किया है। अब आप लोग ध्यान से समझना, आपसे कह रहा है 7/8 डिवाइड करेंगे हम लोग 5.1/4 से, मल्टीप्लाई करेंगे 7.1/5 से, और यहाँ पे माइनस करेंगे 3/20 का 2/3 से। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और डिवाइड का साइन लगा के हाफ करेंगे और इसे ऐड करेंगे, तो उसका जो मान है वो 7 प्लस k के बराबर आ जा रहा है। तो k का मान क्या होगा। अब आप लोग ध्यान से समझना, बोर्ड मास का रूल क्या होता है। आप लोग को बोर्ड मास यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट में किसका, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट, फिर मझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। इस कॉन्सेप्ट का आप लोग हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ कर देते हैं। उसके बाद हम लोग ऑफ का काम करेंगे, यानी कि कहीं भी पहले ब्रैकेट मिल जाए, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रैकेट को देते हैं, फिर ऑफ को देंगे उसके बाद, और फिर डिवाइड को देते हैं। फिर हमारा क्या हुआ बोर्ड, उसके बाद मास यानी कि मल्टीप्लिकेशन को देते हैं, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन को उसके बाद देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना। और उसमें सबसे जो पावरफुल होता है एक वो होता है बार, उसे आप लोग ध्यान रखना। उस पर भी प्रश्न कई मर्तबा बन चुके हैं। रैकरिंग पे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रैकरिंग को देते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे ब्रैकेट को देते हैं। यह भी कॉन्सेप्ट आपसे आगे पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। देखो
इसमें हम लोग चेक करेंगे ब्रैकेट का काम, यानी कि यहाँ एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट यहाँ क्लोज है, इसके बीच में कोई भी ब्रैकेट नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले इसका काम कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका काम करेंगे। तो आप लोग यदि ध्यान से देखोगे तो इसमें सबसे पहले किसका काम हो सकता है, आप लोग को पहले का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ऑफ का काम होता है, ऑफ को ही हिंदी में हम लोग का बोलेंगे, यानी कि पहले इसका काम कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो, आप लोग क्या करोगे 3/20 को यदि 2/3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितने बार में जाएगा, आप लोगों को 2 से 20 10 बार में कट गया, और 3 से 3 हमारे चला गया, यानी कि 1/10। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे मल्टीप्लाई और डिवाइड में पहले डिवाइड का काम करेंगे। तो हम लोग आइए इसे एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7/8 को हमने 7/8 लिखा, यहाँ पे क्या है डिवाइड का साइन है, तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो इस वैल्यू को 1/that वैल्यू लिखना होता है। आप लोग उम्मीद करते हो इतना समझ पा रहे होंगे। तो 5 × 20 = 21/4 को हम क्या लिखेंगे 4/21। उसके बाद मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 7×5 = 35 = 36/5 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 36/5। माइनस क्या करेंगे, आप लोग को माइनस हमारा 1/10 हो जाएगा। अब हम लोग पहले यहाँ से इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं स्पेस की कमी की वजह से। तो देखो 4 से हम लोग 8 को काटेंगे 2 बार में, और 21 को इस 7 से 3 बार में, यानी कि 2 × 3 यानी कि 1/6 आ गया। और यदि हम लोग 1/6 को इस 36 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 6 बार में, यानी कि क्या निकल गया 6/5 - 1/10। तो यहाँ पे एलसीएम लोगों क्या आएगा 10 एलसीएम आ रहा है हमारा, और यहाँ पे 12 - 1 यानी कि 11/10। तो यहाँ से हमने देखा यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट वैल्यू कितना है 11/10, तो आप लोग लिख दो। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू हुआ वो 11/10 के बराबर हो गया। और यहाँ पे क्या है डिवाइड का साइन है, इसे हम लोग मल्टीप्लाई में यदि कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करोगे तो 10 कितने बार में 5 बार में काट रहा है, यानी कि 11/5 हमारा यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट वैल्यू आया 11/5। अब देखो 11/5 है, प्लस का साइन लगा दो। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड का साइन होगा, और हम लोग क्या करेंगे इस डिवाइड को यदि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। आप लोग जानते होगे इस कॉन्सेप्ट को, और नहीं भी जानते हो तो समझ लो। अब देखो 8 यहाँ पे 2 से कितने बार में 4 बार में, और ये 15 3 से 5 बार में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आया 5/4 के बराबर आया। तो यहाँ पे लिखना आप शुरू करो, क्या हो गया 5/4, तो यहाँ पे लिखो 5/4। इससे पहले प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाओ। अब यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व करो, क्या हो जाएगा आप लोग को हो गए 7 × 2 यानी कि 14 + 1 15/2 आ गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू। और यहाँ 3/5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3/5 गुने कितना है आप लोग को 15/2 15/2। अब इसे आप लोग काट दो, कितने बार में जा रहा है आप लोग को हो गए 15 इस 5 से 3 बार में, यानी कि 9/2। तो आपका कंप्लीट कितना निकल गया है आप लोग ध्यान से समझना। देखो कंप्लीट जो हमारा वैल्यू आया निकल के वो कितना आया आप लोग को 11/5, तो हमारा यह रह गया यहाँ पे, प्लस 9/2 आ गया। देखो 9/2 हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से समझना आप लोग। तो देखो 9/2 आप लोग लिख दो, और इसमें ऐड कर दो 5/4 को। तो एलसीएम कितना हो गया आप लोग को, एलसीएम हम लोग 20 ले लेते हैं। तो 5 से 20 कितने बार 4 बार में, तो 44, प्लस यहाँ पे देखो 10 बार में यानी कि 90, प्लस 5 बार में यानी कि 25। कितना आ गया आप लोग को हो गया 90 और 44 134, 134 और 25, 134 और 5 139, 139 और 20 159। अब 159/20 का जो वैल्यू आया वो 7 + k के बराबर आया। कितना आप लोग को हो गए 159/20। देखो 159/20 बराबर 7 + k के बराबर आया। तो k का मान कितना हो जाएगा आप लोग को हो गए 20, वहाँ पे 20/ कितना हो जाएगा, देखो ध्यान समझना। इस 7 को हम लोग इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 159 - 140/20। तो कितना हो गया आप लोगों को दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 19/20। किस ऑप्शन में है 19/20 आप लोगों को हो गया 19/20, ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही इसका सही जवाब है 19/20। आप लोग ध्यान रखना इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसे विदिन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो।
चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नंबर 4 आपके सामने आपसे कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 2, 3, 5 और 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। आपके सामने ऑप्शन ए है 210, ऑप्शन बी है 131, ऑप्शन सी है 79 और ऑप्शन डी है 1339। देखो आप लोग इस प्रश्न को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक जो आपका बेसिक तरीका है वह है एलसीएम वाला, आप लोग एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम लोग इसे बेस्ड अप्रोच के तहत सॉल्व करेंगे जो सबसे आसान तरीका है। तो देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है 1549 वह कोई संख्या है जिसमें हम लोग किस संख्या को जोड़े कि वह 2 से भी कट जाए, 3 से भी, 5 से भी और 7 से भी। तो इसमें सबसे आसान जो है वो 5 का डिविजिबिलिटी रूल आसान है। वो क्या होता है, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगा। तो आपसे कह रहा है 1549 में हम लोग किस संख्या को ऐड करें कि वह 5 से कट जाए। तो आप लोग कहोगे यदि हम लोग 9 में या तो 1 ऐड करेंगे तो वो 10 यानी कि 0 हो जाएगा, तो वो 5 से कट सकता है। या फिर सेकंड जो कंडीशन है, इस 9 में हम लोग 6 को ऐड करेंगे तो वो लास्ट में 5 आ जाएगा, तो वो 5 से कट सकता है। तो या तो 1 या फिर 6 किस ऑप्शन में है। आप लोग को फर्स्ट ऑप्शन को यदि हम लोग लेकर चले 210, यदि हम लोग 210 को ऐड करते हैं 1549 में तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, आप लोग कहोगे 9 + 0 यानी कि 9 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन को देखो 131, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है और 9 में 1 को जोड़ेंगे 0, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। 79 है, यदि हम लोग 1549 में 79 को जोड़ेंगे यूनिट डिजिट कितना आ गया, आप लोग को 9 + 9 यानी कि 8 आ गया। तो वो जो है हमारा 8 5 से कटेगा, आपको नहीं कट पाएगा। तो यह भी ऑप्शन सी भी गलत है। और ऑप्शन डी में यूनिट डिजिट हमारा 9 है और 9 + 9 18 यानी कि 8, यह भी जो है 5 से नहीं कट पाएगा, तो यह भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन बी जो है 131 इस प्रश्न का सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से ऑप्शन से बेस्ट अप्रोच का यूज़ करके सेकेंडों में आंसर लेकर आ सकते हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी है, आप लोग अपना आंसर मैच करते रहा करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, आपसे कह रहा है यह सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, इसे सॉल्व करो और आंसर लेकर आओ। तो देखो आप लोग सिंप्लीफिकेशन का क्या रूल होता है, बोर्ड मास रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। बोर्ड मास रूल, इसमें हम लोग पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मझली, फिर बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ का काम, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्सट्रैक्शन का। तो आप लोग देखो इसे हम लोग जब सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें सबसे पहले किसका काम करेंगे, आप लोग कहोगे इस छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, आप कहोगे एलसीएम हमारा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 4 - 5 हो जाएगा, यानी कि -1/20 हो गया हमारा इस ब्रैकेट का वैल्यू। तो अब आप लोग देखो उसके बाद किसका काम होगा, इस का यानी कि ऑफ का काम होगा। तो यदि हम लोग 3/2 का मल्टीप्लाई करते हैं -1/20 से तो कितना हो जाएगा, आप लोग को -3/40 हो जाएगा। हमारा यहाँ से 3/2 से लेकर यहाँ तक का वैल्यू 3/40 माइनस में आ चुका है। अब आप लोग यहाँ से सॉल्व करो, इस 2 को 50 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 4 होगा। और यह 4 जो है प्लस में इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 यानी कि 8। तो हमारा क्या वैल्यू बना, आप लोग कहोगे 8 हो गया। और उसके बाद वहाँ हमने फाइंड किया था -3/40, तो उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आप लोग कहोगे 8 × 32 यानी कि 320 - 3/40 हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। तो देखो 317/40 किस ऑप्शन में है, आप लोग कहोगे 317/40 जो है वो हमारा ऑप्शन ए में हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पे 20 को 40 कर लो और ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का, 317/40 ऑप्शन ए में है, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कह रहा है दिए गए आंकड़ों का मीडियन यानी कि माध्यिका, मोड यानी कि बहुलक ज्ञात करो। यह जो आपके सामने आंकड़ा गिवन है, आप लोग इसका बहुलक पहले तो ज्ञात करोगे, फिर इसका मीडियन यानी कि माध्यिका ज्ञात करोगे। तो देखो इसका माध्यिका क्या रूल होता है, मैं आपको ऑलरेडी इस पर एक वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। उसमें जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं स्टैटिक्स के, माध्यिका, बहुलक के क्या फार्मूला यूज़ होते हैं, मैंने उन सभी को वहाँ पे सॉल्व कराया है। तो आप लोग उस वीडियो को निश्चित रूप से देख लेना। देखो आप लोग, आपके सामने यह डाटा गिवन है, मीडियन का रूल होता है। आप लोग सबसे पहले नंबर को काउंट कर लो, कितने नंबर हैं, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 नंबर है, तो 10 नंबर में क्या होता है रूल, यदि n को हम लोग नंबर से डिनोट कर देंगे, n हमारा यदि इवन नंबर हो और दूसरे केस में n यदि हमारा ऑड नंबर हो। तो देखो ऑड में क्या होता है, n+1/2वां पद ही हमारा आंसर होता है, और इवन में क्या होता है n/2वां पद प्लस n+1/2वां पद करके हम लोग दोनों को ऐड करके लिखते हैं। तो आप लोग करोगे सबसे पहले इसे हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में इसे सजाते हैं। आप लोग कहोगे सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, आप लोग कहोगे 2 है। उसके बाद क्या है, आप लोग कहोगे 2 के बाद जो है वो हमारा यहाँ पे 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है। तो हमने लिखा 14, फिर लिखा 16, फिर लिखा 18, और फिर क्या है आप लोग कहोगे 20 है। 20 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो यहाँ पे 20 2 बार लिखो आप लोग। उससे आगे क्या है आप लोग कहो, उससे आगे सारे नंबर ऐसे ही आते चले आएंगे। तो हम लोगों का यहाँ से काम बन जाएगा। आप लोग कहो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है। यदि n हमारा इवन होता है तो क्या होता है रूल, n/2वां पद क्या हो जाएगा, 10 + 10/2 यानी कि 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2 ही हमारा यहाँ पे मीडियन बनता है। तो 5वां पद कौन सा, आप लोग कहोगे 1 2 3 4 5, 5वां पद हमारा 20 है, तो हमने यहाँ पे 20 लिखा, प्लस 6वां पद कितना है, आप लोग कहोगे 20 ही है हमारा, तो हमने यहाँ पे 20 लिखा, बटे 2 कर दिया, तो वही हमारा आंसर होता है, वही हमारा मीडियन होता है। तो क्या है आप लोग को 20 20 40/2 यानी कि 20 ही हमारा मीडियन हुआ। इस प्रश्न का सही जवाब है माध्यिका जो है वो हमारा 20 है। किस ऑप्शन में है, आप लोगों को ऑप्शन ए में है 20, तो यही इसका सही जवाब है। यदि वो आपसे बहुलक पूछ रहा है तो बहुलक क्या होता है, बहुलक का सिंपल सा फंडा है, जो भी नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुए होंगे ना वही इस डाटा का बहुलक होता है। तो आप लोग कहोगे इसमें सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट कौन से हुए हैं, आप लोगों को केवल 20 एक ऐसा संख्या है जो 2 बार रिपीट हुआ है, बाकी सभी नंबर एक एक बार आए हैं, यानी कि इस टर्म का जो बहुलक है वो 20 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो माध्यिका भी 20 और बहुलक भी 20, ये होता बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कह रहा है राजेश किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद इस वस्तु को 432 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या होगा। देखो इसे हम लोग थोड़ा छोटा करके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मान लो उस वस्तु का जो सीपी यानी कि क्रय मूल्य है वो 100 रुपया था। उसके बाद क्या हुआ, राजेश जो है वो 35% अधिक अंकित कर दिया, यानी कि 135 अंकित कर दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, इस पर वो डिस्काउंट दे दे रहा है 20% का। अब यदि 135 पे 20% का डिस्काउंट दोगे कितना हो जाएगा, आप लोगों को 10% 13.5, 20% यानी कि 27। तो 27 का डिस्काउंट दे दिया 135 पे, तो कितने का अब वो प्राइस रह गया, आप लोग कहोगे 108 का रह गया। अब 108 का प्राइस वो रह गया और आपसे कह रहा है वह जो है 432 में बेच रहा है, यानी कि 108 जो है वो 432 के बराबर है। तो पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, तो 100 का मान क्या होगा। यदि 108 432 का मान है, आप लोग यहाँ पे आसानी से पुट करो, 432 का मान यदि 108 है तो 100 का मान क्या होगा। आप लोग क्या करोगे, आप लोग 4 से पहले काट दो, 4 दूनी 8, 4 सत्ती 28, 4 से काटो, 4 एकम 8, 4 8 32। अब 27 से 108 कितने बार में जाएगा, तो आप लोग कहोगे 27 दूनी 54, 54 गुने 2 108, यानी कि 4 बार में जा रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 400। तो इस वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य जो है वो 400 रुपये है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, तो ये इसका सही जवाब है। आप लोग उससे एग्जामिनर जो भी करते जाओ आंसर आपका आ जाएगा। तो 7 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आपसे कह रहा है यदि x - 1/x बराबर √21 है तो x² इंटू x² प्लस 1/x² इंटू x प्लस 1/x का मान क्या होगा। देखो और अलजेब्रा का मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था, उसमें जितने भी स्क्वायर टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, सभी जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उसे मैंने कवर कराया। आप लोग चाहो तो उस वीडियो को देख लेना। उससे आप लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे, यदि माइनस से हमें प्लस में जाना हो, मान लो ये वैल्यू हमें k गिवन है और यदि हमें x - 1/x बराबर k गिवन है और यदि हमें x प्लस 1/x फाइंड करना है तो क्या होता है इसका फार्मूला, इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस
4 और इसका अंडर रूट कर दोगे तो हम लोग x प्लस 1/x में आ जाएंगे। यदि यहाँ प्लस होता और हमें माइनस में जाना होता तो सेम यही फॉर्मूला यूज होता, केवल इस प्लस की जगह हम लोग माइनस टिक कर देते। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखो x प्लस 1/x यदि रूट 21 है तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे अंडर रूट वैल्यू का स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर यानी कि 21 प्लस 4 यानी कि रूट 25, और रूट 25 का मान होता है 5 के बराबर, तो हमने यहाँ पे 5 पुट कर दिया, यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू यहाँ पे 5 आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। देखो यदि हमें पावर 1 से पावर 2 पे जाना है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, वैल्यू का स्क्वायर -2 होता है हमारा इसका फार्मूला, या आप चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वो भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से हमने देखा वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर 25 -2 यानी कि 23 आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ से इसका वैल्यू आ गया 23। तो हमारा आंसर क्या बना, आप लोग कहोगे 23 × 5 हमारा आंसर बन गया। तो 23 × 5 क्या होता है, 23 × 5 यानी कि पहले आप लोग 20 से 5 को मल्टीप्लाई करो 100, इस 3 से 5 को मल्टीप्लाई करो 15, दोनों को जोड़ दो 115। किस ऑप्शन में है, आप लोग 115 ऑप्शन ए में है, तो यही इसका सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एग्जामिनर आपसे इस रूप में सवाल लगातार पूछ रहा है, तो आप लोग इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आपसे कहा जा रहा है यदि निम्न आंकड़ों की माध्यिका यानी कि मीडियन 11 आपको गिवन है तो के का मान क्या होगा। आपके सामने यह कंप्लीट डाटा है। अब आप लोग ध्यान से समझना, संख्या कितनी है टोटल, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ से n का जो वैल्यू है वो 10 है। हमने क्या पढ़ा था, आप लोग पहले काउंट कर लो कितने संख्या है। यदि संख्या इवन है तो अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, ऑड है तो अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। हम लोग उससे पहले क्या करते हैं, इसे आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, आप लोगों को सबसे छोटी संख्या 3 है, फिर क्या है, फिर 6 है, फिर 7 है, और फिर हमारा 9 है, और फिर 9 के बाद क्या है, आप लोग कहोगे 9 के बाद हमारा जो पॉसिबल वैल्यू है वो k + 6 है या फिर 10 है, दोनों में कोई भी आ सकता है, और उसके बाद बाकी के सभी नंबर आ जाएंगे। अब आप लोग कहोगे यहाँ पे k + 6 को हमने 9 के बाद क्यों माना, क्योंकि देखो ऑप्शन आप लोग देखोगे तो मिनिमम जो k का पॉसिबल वैल्यू गिवन है हमें वो या तो 4 है, 7 है, 5 है, 6 है, मैक्सिमम 6 है, मिनिमम 4 है। तो यदि हम लोग k को यहाँ 4 पुट करते हैं तो 10 के बराबर आ जाएगा, यदि मैक्सिमम 6 पुट करते हैं तो 12 के बराबर आ जाएगा, यानी कि इस टर्म का जो वैल्यू है वो 10 से लेकर 12 तक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 के बाद इसे रखेंगे या तो फिर 10 के बाद रखेंगे, लेकिन यह जो है यह 15 के बाद नहीं आ सकता है, क्योंकि 10 के बाद हमारा यहाँ पे 15 आ रहा है, फिर हमारा 16 आ रहा है, फिर हमारा 21 आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे इसका मीडियन क्या हो जाएगा, आप लोग को यदि n जो है सम संख्या है 10 है तो इसका मीडियन क्या होता है n/2वां पद, यानी कि 5वां पद हो जाएगा, प्लस 6वां पद बटा 2। 5वां पद कौन सा, आप लोग को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी कि k + 6 प्लस 6ठा पद यानी कि 10/2 बराबर हो जाएगा मीडियन के। मीडियन कितना गिवन है, आप लोग को 11 गिवन है, इसे सॉल्व कर दोगे 10 + 6 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 × 2 22, तो k का जो वैल्यू हो गया वो 22, और इस 16 को उधर लेके जाओ तो माइनस में आ जाएगा -16, यानी कि k का वैल्यू 6 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, k = 6 केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये इसका सही जवाब है। यह जो प्रश्न है काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है, आप लोगों को निश्चित रूप से पूछा जाएगा, इसमें डबल ट्रिपल कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आप लोग इससे ध्यान रखना। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आपसे कह रहा है साहिल 3 रुपये प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है तथा 5 रुपये प्रति अंडे की दर से उन्हें बेच देता है। 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो आप लोग, यदि एक अंडे का कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीद जो है साहिल का वो 3 रुपये के बराबर है, और वो जो बेच रहा है वो 5 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, तो 35 अंडे खरीदने में उससे कितने उसके पैसे खर्च हो जाएंगे। आप लोग कहोगे 35 × 3 खर्च होंगे, यानी कि 35 तिहाई 105 हो जाएगा खर्च। और वो जो बेचने जाएगा 35 अंडे को तो किस रूप में बेचेगा, आप लोग को 35 × 5 के हिसाब से बेचेगा, तो कितना हो जाएगा 35 × 5, तो आपको होगा 30 × 5 150, 25 25, यानी कि 175 का बेच देगा। कितना प्रॉफिट कमा लेगा, आप कहोगे 70 रुपये का प्रॉफिट कमा लेगा। किस पे, 105 पे इंटू 100% निकालना है।
तो 35 दूनी 70, 35 तिया यानी कि 200/3 यानी कि 66.66% किस पे है, किस ऑप्शन में है? आप लोग को हो गए 66.66% जो है वो हमारा केवल ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट और हमारे प्रश्नों को सॉल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच है, हमारा जो तरीका है वो आपको पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कह रहा है एक्स एक न्यून कोण है। अब न्यून कोण कौन होता है? ऐसा कोण जो कि 90 से कम हो। अब 90 से वो कोण जो है वो कम हो जाएगा, यानी मान लो वो कोण थीटा है। आगे कह रहा है आपसे cos x बराबर 12/37। तो देखो आप लोग इसका कॉन्सेप्ट जानते होंगे। cos x बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि b/h। वो कितना गिवन है? 12/37 के बराबर हमें गिवन है। यहाँ से हम लोग p निकाल लेंगे। p का क्या कॉन्सेप्ट होता है? आप लोग को बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग स्मार्ट अप्रोच का यूज़ करेंगे। हम लोग ट्रिपलेट जानते हैं, 12, 35 और 37 एक ट्रिपलेट होता है। आपको याद रखना होगा यदि आपको सेकंडों में प्रश्न को सॉल्व करना है तो 12, 35, 37 एक ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे 35 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? p का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा p बराबर 35। अब आपसे जो कुछ भी एग्जामिनर पूछे आप लोग निकाल दोगे। वो आपसे साइन थीटा जानना चाह रहा है, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है? आप लोगों को साइन एक्स होता है p/h यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना निकाला हमने? 35 निकाला। हाइपोटेनस कितना है? 37 है। तो हमारा 35/37 इस प्रश्न का सही जवाब है। किस ऑप्शन में है? क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी कि बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 35/37। चलिए हम लोग चलते नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आपसे कह रहा है राहुल 5% साधारण ब्याज की दर पर 10,640 रुपये की राशि उधार लेता है। एक्स वर्षों में उसे वह जो है उस राशि पर 3724 रुपये का ब्याज चुकाता है। तो एक्स क्या क्या मान होगा, यानी कि कितना समय के लिए उसने धन को उधार लिया, ये आपको बताना है। देखो काफ़ी बेसिक सा और काफ़ी इजी सा सवाल है। आपको निश्चित रूप से इस पैटर्न पे ग्रुप डी में सवाल दिखना है। तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग याद रखना। सिंपल सा क्या फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का यूज़ भी कर सकते हैं और बाकी और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन आप लोग बेसिक करके चला करो, क्योंकि एग्जामिनर यदि प्रश्न को घुमा भी दे, यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आप लोग उसे सॉल्व कर लोगे। देखो क्या होता है कॉन्सेप्ट हमारा, यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू PRT यानी कि रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इक्वल्स टू इंटरेस्ट के बराबर होता है। अब आप लोग कहोगे यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? आपको 10,640 है, और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 3724 मिल रहा है। और यहाँ पे आप लोग कहोगे रेट कितना है? तो रेट है 5%। तो आप लोग पुट कर दो, आप लोग यहाँ से टी आराम से फाइंड कर लोगे। तो आप लोग देखो, आप लोग 10,640 है इंटू 5 है इंटू टी है अपॉन 100 इक्वल्स टू 3724 के बराबर हो गया। तो आप लोग यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, कितना हो गया? आप लोगों को इस 10 को 5 से काटो 2 बार में, और यह जो ऊपर वाला है हमारा 1064 वो 2 से कितने बार में? 2 पच्चीस 10, 2 तिहाई 2 दूनी 532 बार में। तो देखो 532 से यदि हम लोग 3724 को डिवाइड कर देते कितने बार में जाएगा? 532। आप लोग कहोगे हमारा यूनिट डिजिट कितना है? 4 है, नीचे का बेस 2 है, तो 4 यानी कि 14 हो जाएगा, या तो जिसका यूनिट डिजिट 2 हो या फिर जिसका यूनिट डिजिट 7 हो। किस ऑप्शन में है? आप लोग कहोगे ऑप्शन नंबर केवल बी में है 7। तो यही हमारा आंसर है। बेस्ट अप्रोच यही होता है। आप लोगों को कंप्लीट सॉल्व नहीं करना होता है। आप लोग चाहो तो इसे सॉल्व करते रहा करो, आसान आराम से, फिर काटो, फिर 2 से काटो, 3 से काटो, लेकिन आप लोग चाहो तो स्पीड इस तरह से स्टेप खा के भी आंसर टिक कर सकते हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 12 का ऑप्शन बी है सही जवाब। आप लोग अपना आंसर मैच करते रहा करो, कमेंट करते रहा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आपसे कह रहा है एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले क्षेत्रफल जब भी होगा उसका यूनिट जो होगा वो स्क्वायर में होगा। तो ऑप्शन किस किस में स्क्वायर नहीं है आपको होगा? एक तो इसमें नहीं है तो इसे पहले कट कर दो, इसमें भी नहीं है तो कट कर दो। बाकी के दोनों ऑप्शन में स्क्वायर है, तो हम आप लोग इसे सॉल्व आसानी से आप कर सकते हो। देखो इसका विकर्ण का यानी कि डायगोनल का, आयत का डायगोनल यानी कि रेक्टेंगल का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग को √L² प्लस B² यानी कि लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इक्वल्स टू डायगोनल होता है, जो कि हमारा 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग चौड़ाई यानी कि
यहाँ पे ब्रेथ 5 गिवन है हमें, तो यहाँ पे यदि इस स्क्वायर रूट को आप लोग अपोजिट ले जाओगे तो वहाँ जाके स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया, आप लोग को एल स्क्वायर प्लस बेस कितना 5, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 169। तो यहाँ से आपने देखा एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप लोग को हो गए 25 इधर जाके माइनस में होगा तो 144, और इसका रूट कर देंगे यानी कि 12 निकल के आ गया। तो एल हमारा 12 निकल के आया। एल यदि हमें 12 गिवन है, मतलब यानी हमने फाइंड किया, और यही बेस हमें यदि 5 गिवन है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, आप लोग को 12 गुने 5 यानी कि एल गुने बी होता है। तो यानी कि 12 इंटू 5 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो यही इसका सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आप लोग सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक करना और ईमानदारी पूर्वक अपना जो स्कोर है वो कमेंट कर देना। देखो आपसे कह रहा है, एक पाई चार्ट आपको गिवन है, यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे, इसमें कुछ स्टेट हैं जहाँ चावल के उत्पादन को दर्शाया गया है। कौन कौन से स्टेट हैं, तो केरला है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कश्मीर और उड़ीसा। आपसे कह रहा है यदि उस विशिष्ट वर्ष के दौरान सभी राज्यों में हुआ कुल चावल उत्पादन 20,000 टन था, तो केरल में हुआ चावल उत्पादन कितना था टन में लगभग, वो आपको बताना है, लगभग में बताना है। तो आप लोग ध्यान से समझना। देखो ये कंप्लीट जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे यदि हमें कंप्लीट 360 डिग्री का जो मान है वो कितना गिवन है, आप लोगों को 20,000 टन के बराबर है, क्योंकि सभी राज्यों को मिला के जो पूरे वर्ष में उत्पादन हुआ 20,000 टन के बराबर। तो हमने यहाँ पे 20,000 के बराबर कर दिया 360 डिग्री को। आपसे पूछ रहा है केरला का, यानी कि 48 डिग्री का क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अब आप लोग ध्यान से समझना, हमें 48 डिग्री को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम लोग सबसे पहले आप लोग इसे 12 के टर्म में लिख दो। ये कैलकुलेशन को आसान करने का एक तरीका है, आप लोग इसे अपने अंदर लेकर आओ। देखो 0 से 0 हमारा चला गया। अब यहाँ पे कितने बार में जाएगा, 12 से यदि हम लोग काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, मान लो पहले इसे 2 से काट लो, 2 से हमने काटा 18 हो गया आपका, यहाँ पे 2 से काटा हमने 10 हो गया, 2 से काटा तो 9 हो गया, 2 से काटा तो 5 हो गया, यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू हमें 500 के बराबर यहाँ पे निकल के हमने लाया है। यदि 9 यूनिट का वैल्यू 500 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 बटे 9 के बराबर। तो 48 हमसे पूछा था केरला का, तो 48 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे 48 का वैल्यू हमें 3 से काटो, 3 से 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 16 बार में गया, और 3 से 3 बार में गया। तो आप लोग देखोगे अप्रॉक्स कितने बार में जा रहा है, तो आप लोग कहोगे यह जो 16 है वो 3 से कितने बार में गया, 3 पचे 15, 3 तिया 9, यानी कि 5.3 टाइम्स चला गया। तो 500 को यदि हम लोग 5.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 से ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग को 2500 से कितना ज़्यादा, तो आप लोग को 0.3 को यदि हम लोग 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ज़्यादा, यानी कि 2500 प्लस। तो आप लोग देखो 2500 प्लस जो है वो 2 ऑप्शन है, एक तो 3000 है, एक हमारा 2667 है। तो देखो 2500 तो हो ही जाएगा हमारा, प्लस 500 का 0.3 हो जाएगा, यानी कि 500 का 0.3 कितना होगा, आप लोगों को यहाँ पे दशमलव हटाओ, एक जीरो लगाओ, 0 0 गया, और यहाँ पे 5 या 15 150, यानी कि 2600 से थोड़ा सा ज़्यादा 2650 के बराबर आएगा। किस ऑप्शन में है, आप लोग को केवल ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसे आसानी से टिक कर सकते थे, काफ़ी आसान सा प्रश्न था, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेशन का ध्यान रखना था। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, आपसे कह रहा है कुल 300 किलोमीटर की दूरी को राकेश ने तय किया, जिसमें उसने 2 घंटे बस से, जिस बस की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, और 3 घंटे कार से, जिस कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, और शेष दूरी को उसने पैदल चलकर तय किया। तो आपसे एग्जामिनर जानना चाह रहा है, तो राकेश के द्वारा पैदल चलकर तय की गई दूरी कुल दूरी का कितना प्रतिशत है। तो अब आप लोग ध्यान से समझना, टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, 300 किलोमीटर। उसके बाद उसने उसमें क्या किया है, 2 घंटे बस से, और बस की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो 2 घंटे में कितना चलेगा, यदि वो 1 घंटे में 50 चल रहा है तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी उसने बस से तय कर ली। उसके बाद समझना, आप लोग कह रहा है कार से जो है वो 3 घंटे का सफ़र तय किया, और कार की चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी कि 180 किलोमीटर जो है उसने कार से सफ़र तय कर लिया।
तो टोटल सफ़र जो है अब तक कितना तय कर लिया आप लोग कहोगे, बस से और कार से दोनों मिलाकर 280 सफ़र तय कर लिया। तो कितना सफ़र रह गया, आप लोग कहोगे 300 में से 280 उसने सफ़र तय कर लिए कार और बस से, बाकी का पैदल चला। यानी कि पैदल कितना चला, आप लोगों को यदि हम लोग 300 में से उस 280 किलोमीटर को माइनस कर देते हैं जो कि उसने बस से और कार से सफ़र तय किया, तो हमारा पैदल निकल के आ जाएगा। तो हमने देखा पैदल जो वो चल रहा है वो 20 किलोमीटर चल रहा है। कितने का, यानी कि टोटल 300 किलोमीटर का। वही आपसे एग्जामिनर पूछ रहा था जो पैदल चलकर तय की गई दूरी, कुल दूरी का। तो पैदल चलकर तय की गई दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। कुल दूरी कितना है, 300 किलोमीटर। अब हमें प्रतिशत में निकालना है, तो हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 0 से 0 चला गया आपका, 1 0 से 1 0 गया, यानी कि कितना आ गया, 20/3। तो 20/3 किसका वैल्यू होता है, आप लोग कहोगे 20/3 जा रहा है हमारा, यानी कि 3 छक 18, यानी कि 6.66%। किस ऑप्शन में है, आप लोग कहोगे केवल ऑप्शन 2 में है हमारा। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब है, 6.66%। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। 15 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बी वाले सभी लोग सही हो। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने देखो, इस बार इस न्यू पैटर्न पे सवाल लगातार पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसे कर लो, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। आपसे कहा जा रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। आप देखो के का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन दिया है a प्लस के इक्वल्स टू 16,059। सेकेंड इक्वेशन दिया है g प्लस के इक्वल्स टू 2806। इस रूप में एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ रहा है, वो आपके सामने दो इक्वेशन दे देगा, या फिर यह जो प्रश्न है यह रीजनिंग में भी पूछा जा रहा है इसी तरीके से घुमा के, वेन डायग्राम में भी अकेला पर्याप्त है, या फिर वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी टॉपिक को सेट कर दे रहे इस पैटर्न पे। तो आपको समझना होगा, इसे ध्यान से आप लोग देखना। आपके सामने कह रहा है दोनों इक्वेशन गिवन है, वो आपसे कह रहा है के का मान ज्ञात करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन है ए अकेला पर्याप्त है। तो ए क्या है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ये हमारा, ये ए अकेला पर्याप्त है क्या के का मान निकालने के लिए। आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे यह कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि हमें सिंगल इक्वेशन गिवन हो और उसमें दो वेरिएबल हो तो हम लोग कभी भी उससे सिंगल वेरिएबल का मान जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो हमारा फर्स्ट वन गलत है। सेकेंड आपसे कह रहा है बी अकेला पर्याप्त है, तो सेकेंड में भी देखोगे जी प्लस के दो यहाँ पे वेरिएबल है और सिंगल इक्वेशन है, तो यहाँ से भी हम ना तो के का मान फाइंड कर सकते हैं ना तो जी का मान, यहाँ से भी नहीं कर सकते, तो यह भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है ए और के दोनों एक साथ पर्याप्त है, यानी कि आपसे कह रहा है यदि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को कंपेयर कर ले तो क्या दोनों को कंपेयर करने के बाद के का मान निकाल सकते हैं। आप लोग कहो कि दोनों इक्वेशन को कंपेयर जब हम लोग करते हैं तो हमारे पास 3 वेरिएबल आ रहा है और इक्वेशन 2 है, तो हम यहाँ से भी कभी भी के का मान फाइंड नहीं कर सकते एग्जैक्ट जो के का वैल्यू क्या है। तो यह भी हमारा यहाँ गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन जो है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड पर्याप्त है, यह हमारा बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि के का मान फाइंड करने के लिए ना तो फर्स्ट पर्याप्त है ना ही सेकेंड पर्याप्त है, दोनों में से कोई भी पर्याप्त नहीं है। तो हमारा यहाँ पे जो बना ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब बना। आप लोगों को इस रूप में आंसर को टिक करना होता है कि दोनों इक्वेशन को मिला के क्या वो हम लोग के का मान फाइंड कर सकते हैं। इस रूप में आपको प्रश्न को समझ के आंसर टिक करना होता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर 4 जिन भी लोगों को आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। 17 क्वेश्चन नंबर आपके सामने देखो, यह जो प्रश्न है यह आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में भी इस पैटर्न पे कई सवाल दिखे थे। अब आप लोग ध्यान से समझना, आपको क्या करना होता है, प्लस वाले जितने भी टर्म हैं उन्हें साथ लिखो, माइनस वाले को एक साथ लिखो। आप लोग कहोगे हमें केवल यहाँ पे 3 टर्म गिवन है, तो हम लोग पहले प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं 2.875। सेकेंड क्या है 0.260। आप लोग ठीक इसी तरीके से यहाँ पे लिख कर सॉल्व कर लिया करो। जोड़ना है तो हमने जोड़ दिया, 5 हो गया, 7 6 13 हो गया, और 8 तो 10 1 11 की एक हासिल इधर 1 आ गया और 2 1 3 हो गया, यानी कि 3.135 हमारा इन दोनों को जोड़ के मान आ रहा है। अब इसे माइनस क्या करना है, तो आप लोग कहोगे 3.135 में हमें माइनस क्या करना है, 3.075 हमें माइनस करना था, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो क्या हो जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0, यहाँ ऊपर 3 है, आप साइड से 1 ले लो, 13 में से 7 चला गया तो 6 हो गया आपका, और यहाँ पे 0 रह गया आपका, यहाँ पे 0 रह गया, यानी कि क्या हो गया,
यहाँ पे 0.60 हो गया। तो किस ऑप्शन में, आप लोग को ऑप्शन तो हमें मौजूद नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर लेंगे 0.060 हमारा यहाँ से आंसर बन गया। तो आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, वही आपसे पूछा जा रहा था। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, आपसे कह रहा है संख्या आपको एक गिवन है, यदि संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो p के कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं। देखो यह जो संख्या क्या है, आप लोग को एक तो 9 है, 5 है, 2, 7, 4, 9, 5 p और 6। यह संख्या 3 से यदि विभाज्य होगा तो 3 का विभाज्यता का क्या नियम है, सभी का जो सम है वो 3 से कटना चाहिए। तो आप लोग कहोगे यदि 9 है तो ये तो 3 से कट जा रहा है, तो हम लोग इसे अलग रख देंगे। यहाँ पे देखो 7 दूनी 9, यह भी 3 से कट जा रहा है, यह 9 भी 3 से कट जा रहा है, और यहाँ पे 4 + 5 9, यह भी 3 से कट जा रहा है, और 6 भी यहाँ पे 3 से कट जा रहा है। तो बच क्या गया, आप लोग को केवल हमारा यहाँ पे एक 5 रह गया और p रह गया, यानी कि p और 5 जो है यह दोनों मिलकर जो है वो 9 से हमारा 9 से नहीं 3 से, क्योंकि 3 से विभाज्य है ना, तो 3 से कटना चाहिए दोनों का सम। तो आप लोग कहोगे यहाँ पे हम लोग p की जगह पे क्या रख सकते हैं, आप लोग कहोगे यदि p की जगह पे हम लोग p का जो मान है यदि 1 के बराबर रख देते हैं तो 5 + 1 6 के बराबर आके कट जाएगा। तो एक तो पॉसिबल वैल्यू इसका 1 है। नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे 4 हो जाएगा पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि 5 + 4 9। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे यदि हम लोग इसे 7 पुट कर देते हैं तो 7 5 12, 3 से कट जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप लोगों को नेक्स्ट हम लोग 10 पुट कर नहीं सकते, क्योंकि p जो है वो सिंगल डिजिट का नंबर है। तो क्या पॉसिबल वैल्यूज़ है इसका, आपको कि 1 है, 4 है और 7 है, यानी कि कुल पॉसिबिलिटी जो है वो 3 है, 1 का, 4 का और 7 का। तो p 1 भी होगा, 7 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो इसका जो पॉसिबल मान है वो कुल मिलाकर 3 है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। जितने भी लोगों का आंसर 18 का 3 आ रहा है, यानी कि सी आ रहा है, वो लोग बिल्कुल सही हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, आपसे कह रहा है सत्यम एक दिन में किताब का 3/8 भाग जो है वो पढ़ता है, अगले दिन किताब के शेष का 4/5 भाग पढ़ता है। अगर 45 पेज अभी भी शेष पढ़े जाने शेष हैं तो किताब में कुल कितने पेज। ध्यान से आप लोग समझना, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दे, इतना भाग पड़ता है, अगले दिन इतना भाग पड़ता है, तो आप लोगों को केवल यह चेक करना है जो फ्रैक्शन में हमें कितना वैल्यू गिवन है। आप लोगों को एक तो 3/8 है और दूसरा 4/5 है। तो आप लोगों को टोटल जो पेज है वो एक वैल्यू को लेट कर लेना है। वो कौन सा वैल्यू होगा, आप लोग को वो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यह जो बेस है यानी कि डिनोमिनेटर जो है उसका मल्टीपल कोई वैल्यू ले लेते हैं, या फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इन दोनों का क्या हो जाएगा, आप लोग को 40। तो हमने यहाँ पे मान लिया टोटल जो पेज है वो 40 है। आप देखोगे आप लोग हमारा जो कैलकुलेशन है वो कितना आसान हो जाएगा। अब क्या था, शुरू में 40 था, 40 का क्या पढ़ लिया उसने पहले दिन, 3/8 भाग पढ़ लिया, यानी कि 3/8 भाग कितना हो गया, 8 बजे 40, तो 15 उसने पढ़ लिया। अब सेकेंड डे क्या हुआ, शेष का, यानी कि शेष कितना रह गया, आप लोगों को 40 पहले था उसमें 15 पढ़ लिया तो 25 हो गया शेष। अब इसका 25 रह गया, तो शेष का 4/5 भाग पड़ता है दूसरे दिन, तो 4/5 कितने बार में जाएगा, आप लोगों को 25 5 से 5 बार में और 5 20, यानी कि दूसरे दिन 20 पेज पढ़ लिया। तो कितना पेज शेष रह गया, आप लोगों को पहले दिन 15 पढ़ता है, दूसरे दिन 20 पढ़ता है, तो दोनों दिन मिलाकर 20 और प्लस 15 35 पढ़ लिया। तो शेष कितना रह गया, आप लोगों को टोटल 40 पेज था उसमें 35 पढ़ लिया, तो शेष हमारा 5 रह गया। तो 5 का जो वैल्यू है कितने के बराबर है, आप लोगों को शेष हमें यहाँ पे प्रश्न में 45 पेज गिवन है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 45 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 के बराबर हमारा यहाँ से निकल के आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, आप लोगों को हमें टोटल पेज फाइंड करना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यदि 9 के बराबर है तो टोटल पेज कितने यूनिट का हमने माना था, आप लोगों को 40 यूनिट का हमने माना था। तो आप लोग को हो गए टोटल हमारा 40 यूनिट का पेज था, तो कितना हो गया, यदि 1 यूनिट की वैल्यू 9 के बराबर है तो 40 यूनिट का वैल्यू 9 गुने 40 360 के बराबर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है 360, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 19 का ए 360, क्योंकि हमने टोटल जो है 40 यूनिट पेज माना था, तो कुल मिलाकर 360 पेजेस हैं बुक्स में या फिर बुक में, तो इस प्रश्न का जवाब है 360। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, काफ़ी बेसिक सा प्रश्न है। आपसे कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कितना है, तो 882
बटे 922। अब इसका स्क्वायर रूट आपको इस रूप में दे देगा प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो फंस जाते हैं, यहाँ को उन्हें समझ नहीं आते वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझना, स्क्वायर रूट यदि आपको एक बार में समझ नहीं आए तो आप लोग पहले इसे कट कर लिया करो। जब तक ये कटे एक दूसरे से तब तक इसे काटते रहा करो। आप लोग देखोगे 2 से यदि हम लोग काटते हैं तो 441 बार में जा रहा है, और 2 से काटते हैं तो 961 बार में जा रहा है। तो दोनों का स्क्वायर रूट अब तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, आप लोग को बिल्कुल कर सकते हैं। तो 441 बटे 961 का स्क्वायर रूट हमसे पूछ रहा था, तो क्या हो गया आप लोग को, 21 बटे 31 हो गया। किस ऑप्शन में है, 21 बटे 31 ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर बना वो ऑप्शन नंबर बी बना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 20 का 2B जिसका भी आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कह रहा है सुधा अपने घर से सूर्य मंदिर के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। तो यात्रा के दौरान सुधा की औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो आपको 2 स्पीड देकर एवरेज स्पीड पूछ ले रहा है या फिर 3 स्पीड देकर भी एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे निश्चित रूप से सवाल बनेगा, पूछा जाएगा। तो आप लोग इसे एक बार कर लेना, क्योंकि एनटीपीसी में कई दफ़ा इस टॉपिक पे सवाल बने हैं। इस बार एनटीपीसी CBT 2 के एग्जाम में हो या फिर CGL हो या फिर CHSL हो, सब एग्जाम में TCS वाले क्या कर रहे हैं, इस पर एक प्रश्न सेट कर रहा है। तो आप लोग इसे निश्चित रूप से कवर कर लेना। देखो जब भी आपको 2 स्पीड गिवन हो तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला लगाओगे आप लोग, आपको 2 इंटू XY अपॉन X प्लस वाई होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, और भी सारे तरीके हैं, आप लेट कर लो टोटल डिस्टेंस, फिर समय निकालो, डिवाइड कर दो, वह भी तरीका है, लेकिन बेस्ट अप्रोच यही है हमारा 2XY अपॉन X प्लस वाई। तो 2 इंटू X कितना है, X यानी कि पहला स्पीड कितना हो गया, आप कहोगे 30 का स्पीड है तो हमने यहाँ पे 30 किया। Y यानी कि दूसरा स्पीड, पहला दूसरा कोई फिक्स नहीं है, आप लोग किसी को पहला मान लो किसी को दूसरा मान लो, दूसरा हमारा 60 है, अपॉन 30 प्लस 60 हो जाएगा यानी कि X प्लस वाई, तो 90 हो जाएगा। तो 90 कितने बार में जा रहा है, 30 से 3 बार में, और इस 3 से 60 जा रहा है 20 बार में। तो क्या आंसर बना, 20 गुने 2 यानी कि 40। तो 40 किलोमीटर पर आवर जो है उसका एवरेज स्पीड है किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। तो 21 का ऑप्शन ए सही जवाब है। जिन भी छात्रों का 21 का ए आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, आपसे कह रहा है सेक एक्स प्लस 10x इक्वल्स टू, यदि आपको 8 गिवन हो तो सेक एक्स का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो एक कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा याद रखना, उम्मीद करता हूँ आप लोग जान पा रहे हो इस कॉन्सेप्ट को। सेक एक्स प्लस 10x बराबर यदि आपको 8 गिवन हो ना, तो आप लोग सेक एक्स माइनस 10x 1 सेकेंड में निकाल दोगे। क्या करोगे, 1/8 लिख दोगे। यही आपका, जब साइन हमें प्लस से माइनस में जाना हो तो उसे 1/that वैल्यू लिखना होता है। ये शॉर्टकट है, कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसे डिटेल में प्रूफ भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको प्रूफ जो करूँगा वो जब मैं आपको ट्रिको का स्पेशल वीडियो पढ़ाऊँगा, उस पर टाइम देकर पढ़ाऊँगा, फिर मैं आपको प्रूफ करके एक एक चीज़ समझा दूंगा। तो इसे सॉल्व कर लो आप लोग। क्या हो जाएगा, 10 से 10 चला गया आपका, यहाँ बच गया 2 सेक एक्स इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 प्लस 1/8 हो जाएगा, यानी कि 88 64 65/8 हो जाएगा। तो सेक एक्स कितना हो गया, आप लोग को इस 2 को हम लोग इधर लेके आएंगे तो 65/16 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो 65/16 हमारा आंसर बना। किस ऑप्शन में है, आप लोग को हो गए 65/16 हमारा ऑप्शन बी में है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। जिन भी छात्रों का ऑप्शन बी आ रहा है 22 का, वो लोग बिल्कुल सही हो। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है 56 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार तार को आयत के आकार में मोड़ा जाता है। उनकी भुजाओं का अनुपात 7:4 है। तो आयत से घिरा क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप लोग ध्यान से समझना, देखो इस केस में आप लोग हमेशा याद रखना, पेरीमीटर यानी कि परिमाप जो होगा वो किसका, वृत्त का और आयत का, वो बिल्कुल समान होगा। परिवर्तन में उसमें परिमाप में या फिर पेरीमीटर में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो दोनों केस में इसका जो पेरीमीटर हो वो बराबर रहेगा। तो आप लोग कहोगे यदि 56 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका रेडियस कितना होगा, 28 सेंटीमीटर, और ये वृत्त का गिवन है। तो वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, आप लोग को 2πr होता है। तो 2 × 22/7
आर कितना है आप लोग को 28/28 है आपका, क्योंकि 56 आपका कितना है व्यास है, तो उसका रेडियस कितना हो गया 22/2, यानी कि 56/2 तो 28 आ गया। तो 2πr इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है आयत का यानी कि रेक्टेंगल का, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, दोनों के इसमें परिमाप इक्वल होगा दोनों का, तो परिमाप में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप लोग कहोगे आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L+B, तो 2 × L कितना है आप लोगों को कहोगे भुजाओं का अनुपात 7:4 है, यानी कि 7x हमने मान लिया, 2 × L+B तो 4x मान लिया, दोनों बराबर है। तो अब आप लोग क्या करोगे 2 से 2 काट दो, अब यहाँ पे कितना हो गया 7×4 11x इक्वल्स टू क्या आ गया, ये 28 जो है 7 से 4 बार में, तो आ गया आपका 22 × 4 यानी कि 88, तो 88 बराबर आ गया आपका 11x के। तो x कितने के बराबर आया आप लोग को 8 के बराबर हमारा निकल के आ गया x। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कैसे आप लोग कहोगे 1 यूनिट का वैल्यू यदि 8 है तो 7 यूनिट यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी 8 × 7 = 56, और यहाँ पे चौड़ाई कितनी हो जाएगी 8 × 4 यानी कि 32। तो उसका आंसर क्या बनेगा L × B बनता है हमारा क्षेत्रफल यानी कि रेक्टेंगल का एरिया, तो 56 × 32 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, तो आप कहोगे 56 × 32 हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते, 6 × 2 यानी कि 12, 10 × 1 11, यहाँ देखो क्षेत्रीय 18, 1 बच गया आपका, 15 × 1 16 बच गया, तो क्या आंसर बन गया 2971 1792 बन गया। किस ऑप्शन में है, तो कहोगे ऑप्शन नंबर सी में है। तो जिन भी छात्रों का 23 का सी आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करो, आपको सेम पैटर्न पे सवाल दिखेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, आपसे कह रहा है पी और क्यू एक साथ एक काम को 20 दिनों में करते हैं। तो मान लो आप लोग ये P हो गया और Q दोनों मिलकर 20 दिनों में कर रहे हैं काम को। अब आपसे कह रहा है यदि P अकेले उस काम को 36 दिनों में करते हैं, P जो है वो 36 दिनों में कर रहा है, तो Q अकेले कितने दिनों में करेगा। देखो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं टोटल वर्क फाइंड करते हैं, टोटल वर्क फाइंड करने के लिए दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 36 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा आप लोग कहोगे, हम लोग बड़े नंबर का तब तक टेबल पढ़ते हैं जब तक कि बाकी के नंबर से डायरेक्टली ना कट जाए। तो आप लोग कहोगे 36 × 2 72, 3 तो लग नहीं रहा है, तो हम लोग सिंपल से एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा आप लोग को 20 और 36 2 बार में काटो, 2 से 10 और यहाँ पे 18, 2 से 5 और 9, अब कट नहीं रहा तो क्या करोगे 4 बचे 20 नमा 180, तो 180 हमारा टोटल आ गया यहाँ पे वर्क, यानी कि टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 180। तो इफिशियंसी निकाल लो, P + Q का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा आप लोग कहोगे 9 का एफिशिएंसी हो जाएगा, और यहाँ पे P का कितना हो जाएगा तो आप लोग कहोगे 36, 30 × 5 150, 6 × 5 30, यानी कि 5 का एफिशिएंसी आ गया हमारा P का। तो यहाँ से आपने देखा P का एफिशिएंसी 5 है, P + Q का 9 है, तो Q का कितना है आप लोग कहोगे 9 - 5 यानी कि 4 है हमारा Q का एफिशिएंसी। एग्जामिनर आपसे जानना क्या चाह रहा है, आप लोग को एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है तो Q अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। Q का एफिशिएंसी 4 का, टोटल काम कितना 180, तो कितने दिनों का समय लग जाएगा आप लोग को 180/4 दिनों का समय लग जाएगा, यानी कि 4 से काट दो तो 45, तो 45 दिनों का समय Q को अकेले लग जाएगा काम को करने में। किस ऑप्शन में है 45 आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में है हमारा 45। तो इस प्रश्न का 24 का सही जवाब है ऑप्शन डी 45 दिन। जिन भी छात्रों का 24 का डी आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। काफ़ी बेसिक सा प्रश्न था, इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप लोग ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आज का लास्ट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से समझना। कह रहा है आपसे किसी वस्तु को 85 रुपये में बेचने के बजाय 93 रुपये में बेचा जाता है जिससे 20% ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप लोगों को कभी भी इस प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है, आप लोगों को केवल कंपेयर करना है कि रुपीज़ में कितनी की बढ़ोतरी हुई। आप लोगों को रुपीज़ में जो बढ़ रहा है वो 5 3 8 रुपये बढ़ रहा है, जबकि प्रॉफिट जो हो रहा है हमें परसेंट में वो कितना बढ़ रहा है आप लोगों को 20% ज़्यादा लाभ हो जा रहा है, यानी कि 20% बढ़ रहा है। यदि 20% की वैल्यू 8 के बराबर है तो हमसे जानना क्या चाह रहा है एग्जामिनर, आप लोगों को तो हमसे पूछ रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, यदि 20% की वैल्यू 8 के बराबर है तो क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होगा, CP हमारा। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100% की वैल्यू आप लोग को होगे
गुने 5 यदि हमने यहाँ पे 100 लाने के लिए किया तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/40 तो 40 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमारा इधर का यूनिट रुपीज़ था। तो 20% का वैल्यू यदि हमें 8 रुपीज़ गिवन था तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 40 रुपीज़। तो ये होता है तरीका प्रश्न को सॉल्व करने का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। जिन भी छात्रों का 25 का बी आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। तो उम्मीद करता हूँ आज का यह जो सेशन है आप लोगों को पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ऐसे ही सेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताओ कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, ताकि आप लोग तैयारी को एक सही डायरेक्शन दे सको। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।